चलो एनीवे थोड़ा सा डिले स्टार्ट हो रहा है, कैमरा सेट करने में टाइम लग जाता है कई बार। ओ अच्छा, इसको हटा ही देता हूँ, इसका जरूरत नहीं। अगला नहीं है, उसका अगला। हाँ दोनों से हाँ, अब वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है ना। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन पे लास्ट एंड किया था, आई होप ही कर सकते हैं। इसमें लैम्डा लैटिट्यूड पे मैंने उस दिन एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जी एट लैम्डा लैटिट्यूड। क्या था इसको याद है? चलो ठीक है, बढ़िया। ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो हमने डिराइव इस तरह से किया था कि अगर ये सर्कल होता है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे, तो फिर उनमें से एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। बस अब बातें बात। अब हमने लास्ट जो एंड किया था दैट वाज व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट पे क्या होगा भाई? ये वाला कंपोनेंट हमने अकाउंट में ले लिया, एक mg0 कर दिया था, है ना, और एक वो उसका कंपोनेंट, तो उसी से g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा तो आ गया। अब सवाल ये कि इसमें जो टेंजेंशियल कंपोनेंट उसका क्या होगा? So there is still something to discuss regarding the tangential component. उसका क्या होगा? हाँ? छोड़ जाएंगे? किसी और को कोई आइडिया? इस कंपोनेंट का क्या होगा? इसका तो हमने कोई मैथमेटिक्स तो बनाया नहीं। लास्ट क्लास ऑलमोस्ट इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे, फिर वो खत्म हो गया था। यस एनीबॉडी एनी आइडिया? नो। चलो ठीक। देखो कई बार ना कुछ चीजें बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन देखना नेचर में उसका बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल। कैसे ना, अब बार बार हिस्ट्री में जाना नहीं चाह रहा, बट आई एम श्योर थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब कनेक्टेड सब्जेक्ट्स। एक बार जरा वो देख लेना, पुराने जो सिविलाइजेशंस मिले, जैसे इजिप्शियन हो गया, है ना, रोम के हो गया, इवन इंडस हो गया, इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या है? सब सिविलाइजेशन है। ओके, और कुछ कॉमन फैक्टर? हाँ, ये सारे देखना रिवर्स के अराउंड हुआ। एक बार वेटिंग रूम चेक कर लो। प्रेजेंट रिवर्स नहीं, उस जमाने के रिवर्स। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ वेरी थ्राइविंग सिविलाइजेशन, वो खत्म कैसे हो गया? पानी एक्चुअली खत्म नहीं हुआ, पानी शिफ्ट हो गया। पहले ये इंडस रिवर जो आज के दिन में पाकिस्तान से जा रहा है मोस्टली, ये पहले इंटरेस्टिंगली इंडिया से जाता था, मतलब इंडिया मतलब आज के दिन का इंडिया। इंडिया तो पहले और बड़ा भी था एक जमाने में, और वो गुजरात से जाता था। और उस समय एक और नदी भी था, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पूरा खत्म हो गया, लेकिन उसके जो पहले का जो चैनल था उसके अगल बगल देखना बड़े सारे सिविलाइजेशंस तुमको मिलेंगे, इंक्लूडिंग पार्ट के हड़प्पन आल्सो एंड आल्सो इंडस वैली। अब सवाल ये है कि ये जो रिवर्स का फ्लो है ये कैसे डिसाइड होता है? थोड़ा सोच के देखो। ये इस कंपोनेंट से डिसाइड होता है, जितने भी रिवर्स का फ्लो। अब पता क्या होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, तो अगर मेरे ऊपर फोर्स देखो तो पता क्या क्या होगा? एक mg0 होगा, ये mg0 डाउनवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। एक बाहर की तरफ होगा ये वाला m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, ये वाला। और एक अगर मान लो वहां पे इक्वेटोरियल लाइन ना, एक फोर्स उधर भी आ रहा है, कौन से? इक्वेटर की तरफ। यानी अगर तुम एकदम डेड एक्यूरेट कैलकुलेशंस करोगे ना, तो नन ऑफ अस आर स्टैंडिंग स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि जरा सोच के देखो, ये फोर्स कहां पे लगता है? ये जो फोर्स मैंने बनाया ये कौन से पॉइंट पे लगता है? ऑब्जेक्ट पे। हाँ, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे लगता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर याद होगा, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था एक फोर्स का, और उसमें स्यूडो फोर्स का भी था। स्यूडो फोर्स सर वेटिंग रूम चेक कर लो। यानी इवन मी विदाउट नोइंग इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, कैसे? टुवर्ड्स द इक्वेटर। कौन सा? ये वाला। व्हिच वन? ना ये वाला इधर थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूं, m ओमेगा स्क्वायर r sin लैम्डा। जब वेटिंग रूम चेक कर लो, cos लैम्डा, ठीक है ना? m ओमेगा स्क्वायर r sin लैम्डा cos लैम्डा। अच्छा वेटिंग में भी है? ओह अच्छा, दो जन है। m ओमेगा स्क्वायर r sin लैम्डा cos लैम्डा वाला ये जो फोर्स है ना,
यही पूरे दुनिया के रिवर्स को गाइड करता है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ, देखो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन जरा सोचो, ये है यूएस का मैप, ये यूएस हो गया, मतलब नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये हो गया साउथ अमेरिका, मोटा मोटा मैप। ये होता है इक्वेटर, ठीक है ना, ये है अफ्रीका यहाँ पर, और यहाँ पे पूरा यूरोप कंट्रीज है, पूरा सारा यूरोप वाला। और अगर थोड़ा सा इधर आ जाओ, अब जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इंडिया है और बाकी सब छोड़ दो। अब मैं मेजर रिवर्स पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। ऑस्ट्रेलिया रह गया सर, वो सब छोड़ दो। मिसिसिपी मिसूरी देखो कहाँ जा रहा है, इसके चैनल देखो। अमेज़न, सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? नाइल। नाइल पता है कहाँ स्टार्ट होता है? अफ्रीका के यहाँ स्टार्ट होता है और ऑल द वे यहाँ जाता है। ऑब्वियसली सीधा तो नहीं जा सकता बिकॉज़ ऑफ द टोपोग्राफी, नहीं जाता है। किसको? चलो वो तो एक अलग पहलू, दैट इज अ पॉलिटिकल, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स पार्ट ऑफ इट। ऊपर इधर इंडिया में देखो, इंडिया में गैंजेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, देख रहे हो? ऑल रिवर्स, इंटरनेशनल रिवर्स have only one direction of movements, and that is what? Towards the equator, and that is because of this force. ये फोर्स हमारे ऊपर भी एक्ट कर रहा है, लेकिन ये फोर्स इतना कम है ना कि हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। That's why I was saying a little bit while earlier कि हम लोग कोई भी सीधे खड़े नहीं हो सकते परफेक्टली। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर एक इक्वेटर की तरफ फोर्स है, ये तो मुझे टॉर्क देके गिरा देगा, तो मैं इसको कैसे बैलेंस करूंगा ना? मैं सीधा नहीं हूं, मैं ऐसे हूं थोड़ा सा, कैसे? इक्वेटर से हल्का से इधर। यानी नन ऑफ द बिल्डिंग जो हम लोग देखते हैं ना, दे आर एट 90 डिग्री, they will probably 89.95 degree ऐसे कुछ, they can never be built at 90 degree, तो 90 डिग्री हो तो टॉर्क लगता है। अरे तो ये जो फोर्स है, ऐसा तो देखो हम लोगों के मैथमेटिक्स में नहीं आएगा भाई, बिकॉज़ वी डोंट नीड टू कंसीडर, लेकिन इसका रोल कहां पे है ना? रिवर के फ्लो में सारे रिवर्स देखना इसकी वजह से टुवर्ड्स इक्वेटर जाता है। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, मेजर रिवर्स, एंड दैट इज रिवर वोल्गा, दैट इज इन रशिया, वो यहां पे कहीं है, ठीक है? रिवर वोल्गा यहां से यहां है। तो बड़े रिवर्स में से पूरे दुनिया में एक अकेला रिवर है जो कि उल्टा जाता है। नहीं, इसके पीछे रीजन दूसरा है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे प्लेटू है, यहाँ पे प्लेन है, तो स्लोप किस तरह होगा? प्लेटू से प्लेन की तरफ होगा, तो जमीन का स्लोप ज्यादा है वहां, इस वजह से रिवर वोल्गा इज द ओनली रिवर, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ से यहाँ जाता है, बट जो भी डजंट मैटर। तो रिवर वोल्गा इज द ओनली रिवर व्हिच फ्लोज अगेंस्ट द इक्वेटोरियल नेचुरल फ्लो। बाकी सारे मेजर रिवर्स मेजरली देखना टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्लो बिकॉज़ ऑफ दिस फोर्स। तो मैं उस दिन पूछ रहा था क्या इस फोर्स का कोई रोल नहीं है? द आंसर इज एकदम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इट हैज बट अ ज्योग्राफिकल रोल, नॉट अ फिजिक्स रोल, ठीक है? चलो ठीक है, लेट मी आस्क यू क्विक क्वेश्चन, एंड दैट इज, सपोज मैं पूछता हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, एंड दैट इज, ये अर्थ है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में तुमको पॉइंट लोकेट करना है, पॉइंट या पॉइंट्स हमें, where g is equal to g naught by 9, रेडियस r है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है। गर्व प्रणाम सबके आजकल एड्रेसिंग चेंज हो रहा है। ध्रुव गुप्ता, एलन का कुछ पता चला क्या? एलन का वीडियो तुम लोगों को सब बताया जाएगा, ठीक है ना? अभी तो सारा हो गया, जो भी उसका प्रोसेस था, अभी जस्ट बताया जाएगा। Okay, Ansh has made a comment that is because of this component, any object kept on frictionless surface should move, and he has actually made a very correct observation. The only thing is that why isn't we seeing this movement? That's because there is friction on the earth. Otherwise, ये जो टेबल में रखा ना, ये टेबल यहाँ पे रहेगा ही नहीं, ये सीधे इक्वेटर की तरफ होगा अगर फ्रिक्शनलेस कर दो। I mean, for that matter, anything. But क्यों नहीं दिख रहा? That's because of friction. Okay, there is one more thing, and that is then, sir, everywhere whirlpools in northern hemisphere. And southern hemisphere should always have different directions. नहीं अंश, whirlpool का जो साइंस है या फिजिक्स है वो टोटली अलग है। whirlpool का है बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इसके साथ ये g का कोई रोल नहीं है यार, ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स उसका कोई रोल नहीं। whirlpool जो होता है ना वो सारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से बेस्ड है, हवा दूर से आता है बिकॉज़ ऑफ डिप्रेशन, फिर जैसे से अंदर आता है तो उसका रेडियस कम होता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है, mvr कांस्टेंट, तो रेडियस डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज, so that's the theory of whirlpool. So whirlpool के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? हाँ जी, हाँ, मुझे कोऑर्डिनेट्स बता दो। So you have to give me the x coordinate of all the points of all points.
एक एक करके। हाँ 2r, देखो x कोऑर्डिनेट 2r नहीं होगा, तुम शायद हाइट होगा। हाइट नहीं, मैंने तो x कोऑर्डिनेट पूछा है, चलो कोई बात नहीं, समझ गया। 3 और आंसर में 3r है ना। और 2r है, नहीं 2r जो तुम निकाल रहे हो ना, तो वो h है। अब मैंने पूछा x कोऑर्डिनेट, तो r ऐड करोगे ना, r + 2r। उसमें कोई ऐसे गलत नहीं बता रहा, सही बता रहा हूं। और 8r और -8r हो जाएगा। चलो ठीक है, इनमें प्लस माइनस रहेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, इसमें फिर मिस्टेक पता क्या करते हो, फॉर्मूला गलत तरीके से अप्लाई करते हो। हाँ तो फिर h निकला ना उससे। देख रहे हो, मतलब कई बार हम लोग को पता होता है, फिर हम लोग गलत करके आते हैं। वेरी राइट। इसमें एक पॉइंट था इस दैट हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला दिया था ना मैंने हाइट के लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कई बार हम लोग मिस्टेकली क्या करते हैं, फटाफट हड़बड़ी में यूज कर लेते हैं। क्यों इस केस में क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि g का चेंज बहुत ज्यादा है। अगर मैंने पूछा होता फाइंड आउट वेयर इज g करके मैं देता सपोज 0.998 g0, फिर मैं इसी को यूज कर, बल्कि एक काम करो, अब इसका बताइए तो जरा, इसका आंसर क्या होगा? 0.002r यानी r + 0.001। वैसे ये सोचने का तरीका सही था। अच्छा 1 कैसे बता रहे हो? डबल वाले से है या नहीं? तो एक्चुअली देखो चेंज क्या हो रहा है, देखो चेंज इज हाउ मच इन दिस केस, पॉइंट है ना। तो यानी 0.002 का चेंज आया, यानी रेडियस की कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐसे चेंज करना पड़ेगा उसी फ्रैक्शन। बट यानी क्या होगा, 0.002 r होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस है इसलिए हो जाएगा 0.001। यानी एक आंसर हो जाएगा ±1.001 r और दूसरा नहीं बोर्ड लेट्स, हाँ दूसरा होगा ±0.998 r। ये हो गया नेट रिजल्ट। ठीक है, चलो अभी किसी ने आंसर दिया नहीं वैसे उधर से, आई डोंट नो। आवाज ठीक से आ रहा है ना बेटे सब लोग, तुम लोगों को? क्योंकि आज मैं लैपटॉप के पास नहीं हूं, थोड़ा दूर हूं। चलो एनीवे, तो अगर ज्यादा चेंज होता तो एक तरीके से सॉल्व होगा, कम चेंज होगा तो इन दैट केस का एक तरीके से जो है अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व हो जाएगा। सो दैट वाज द वेरिएशन ऑफ जी, और ग्राफ को मैंने कल लास्ट टाइम बना दिया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं दोबारा बना देता हूं। दिस हाउ जी इज गोइंग टू वेरी, दिस हाउ जी इज गोइंग टू वेरी। ठीक है, अंदर लीनियर और बाहर 1/r²। फाइन, तो अंदर प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये हो गया जी वर्सेस पोजीशन। कई बार ना कुछ चीजें ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ सेंस में मैटर भी करता है। मैं बताता हूं कैसे। एक चीज बताओ, वैसे तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड उतना नहीं है, थोड़ा जियोलॉजी से रिलेटेड है। ये पता कैसे चलता है कि यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे आयरन ओर है, या यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे पेट्रोल या नेचुरल गैस है? पता कैसे? डिटेक्टर क्या डिटेक्ट कर लेगा? 8 किलोमीटर नीचे आयरन ऊपर से डिटेक्ट कर लेगा? ड्रिल करते होंगे आप, कितने जगह ड्रिल करोगे? पूरा दुनिया में ड्रिल करना पड़ेगा। वाटर ओशंस में करना है? नहीं ओशंस में, लैंड मास की बात कर रहा हूं। ओशंस में ना ज्यादातर ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए करते हैं, मतलब मेटल्स के लिए नहीं करते। मैं तो एक असेसमेंट पूछ रहा हूं कि देखो व्हाट ही सेइंग इज राइट, कि ड्रिल करो पता चल जाएगा। ड्रिल करके अलग अलग हाइट से मिट्टी का सैंपल निकालो, लैबोरेटरी में चेक करो, पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बट देन डोंट यू थिंक दैट यू कुड ड्रिल टू मच? अर्थ इज नॉट अ स्मॉल प्लेस, अर्थ इज अ ह्यूज प्लेस। तो कुछ ऐसे अगर इंडिकेटर हो जाए ना कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लग रहा है कुछ, ऐसे अगर हो जाए तो देन आई कैन पिन पॉइंट एंड ड्रिल ऑन सर्टेन प्लेसेस। ये कैसे पता चलता है? थोड़ा गेस करो जी। कि टॉपिक चल रहा है तो इसलिए गेस इज गुड, बट जी से कैसे रिलेट करो? इट्स अ गुड आईडिया। हां बताओ जी। सर ज्यादा जी हो जाता है, क्यों बता रहे हो? सर क्योंकि मार्क्स थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चलो ठीक है, नॉट अ बैड आंसर, इट्स प्रीटी गुड आंसर। अब मैं बताता हूं कैसे। पता है इसका इनिशियल असेसमेंट कैसे किया जाता है? बताता हूं। जी का बड़े एक्यूरेट कैलकुलेशन किया जाता है ओवर द अर्थ सरफेस।
अब एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज मैंने जी कैलकुलेट कर रहा हूं 9.8 है अप्रोक्सीमेटली, तो थोड़ा और डेसिमल तक चले जाता हूं 9.800 9.800 800 800 9.801 1-2 किलोमीटर के, फिर हो जाता है 9.800 800 800। इसके मतलब क्या है कि वो जो बीच में थोड़ा राइज कर गया था वहां पे नीचे शायद कुछ हेवी कंसंट्रेशन मास है। देखो अर्थ का जो मास है मोस्टली ऊपर ऊपर क्या है, सिलिका सैंड, तो उसका डेंसिटी क्या होता है, क्वाइट लेस, नॉट वेरी हाई। मतलब डेंसिटी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे लग नहीं रहा कि 2-2.5 से ऊपर हो, बट फिर भी चेक कर लेना, आई एम नॉट बीइंग ऑथेंटिक हियर। लेकिन जहां पे लोहे का डिपॉजिट होगा उसका डेंसिटी क्या है वो मुझे मालूम है 7.8, सिलिका मुझे याद नहीं, बट चेक कर लेना। अब बताओ कहीं पे अगर मान लो मेनली सिलिका है, कहीं पे सिलिका विद आयरन है, तो डेंसिटी भी समवेयर इन बिटवीन जो 2 वगैरह जो भी होगा 7.8, तो यानी वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ मास ज्यादा होगा, तो वहां पे लोकली जी का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब ऐसे जगह चेक करने में ज्यादा फ्रूटफुल हो, नहीं तो तुमको सारा ड्रिल करते रहो, एक एक ड्रिल में करोड़ों का खर्चा आता है, ऐसी बात नहीं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है 9.800 800 800 9.799 कुछ ऐसे हो गए, फिर दोबारा 9.800। व्हाट इज द इंडिकेटर कि वहां पे कुछ हॉलो है या तो वहां पे कुछ बहुत लाइट है। अब हॉलो जो है ना अर्थ में चांसेस आर वेरी लेस, ऐसे नहीं कि नहीं है, कई बार फेक भी निकल आता है, वो ड्रिल किया पता चला हॉलो पोर्शन, ऐसे होता है, बट दैट्स लिटिल रेयर। यानी लेस डेंसिटी क्या हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल डिपॉजिट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक। तो ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट, अगेन एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और मैं लास्ट बताना चाहूंगा इज दैट, देखना अब तो नहीं, अब तो जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि आजकल तो सब गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन पहले जमाने में एक कंट्री सारे कंट्रीज को स्पाइस बेस्ड स्पाई, और रीजन जान के हैरान हो जाओगे, जी के हर जगह एक्यूरेट कैलकुलेशन करके आए। जैसे इंडिया में तो शुरू करेंगे पंजाब से, पूरा पता चला कैलकाटा तक पूरा हर जगह का जी कैलकुलेट करके आएंगे स्पाई। उसका काम कुछ नहीं होता, वो वीजा लेता है और अपना इक्विपमेंट वगैरह या तो लोकली खरीदता है, लेके आता है और फिर हर जगह जी का कैलकुलेशन करता है, ट्रेन में जाता है, कहीं पे उतर जाता है, जी का कैलकुलेट करता है, फिर 1 किलोमीटर आगे। तो ये क्या कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मान लो एक मिसाइल को, पहले जमाने की बात करो, आजकल ये जरूरत नहीं है, आजकल गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुका है, वो फायर एंड फॉरगेट वाला आता है, वो बस कोऑर्डिनेट सेट कर दो, तो अगर वो इधर उधर भी हो जाए तो अपने आप कोऑर्डिनेट की तरफ चला जाता है, तो दैट्स ऑल। पहले जमाने में ऐसे नहीं था, पहले था फायर एंड देन वेट, यानी तुम एक एक्यूरेट एंगल पे फायर कर दो बस छोड़ दो। अब वो जब जाएंगे तो इस पूरे रीजन शिफ्ट हो जाएंगे। अब एक चीज बताओ, अगर मान लो यहाँ पे माइनर भी जी का वेरिएशन होगा तो वो मिसाइल तो कंटिन्यूअसली अर्थ के पल्स से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, तो अगर माइनर भी जी का वेरिएशन होता है ना तो क्या वो ऑफ टारगेट होगा, पता चला 100 मीटर। अब मान लो एक ब्रिज को तुमको तोड़ना है किसी अमीन कंट्री का कि उसका सप्लाई लाइंस बंद हो जाए, अगर वो 100 किलोमीटर सॉरी 100 मीटर दूर भी जाके अगर मान लो पानी में गिरे या खेत में गिरे तो क्या होगा, थोड़ा सा सब्जी की फसल खराब हो जाए और उसका जो पर्पस था वो तो सॉल्व नहीं हुआ। तो वी नीड डेड एक्यूरेसी। डेड एक्यूरेसी के लिए क्या करते थे, उनके जो मिसाइल साइट्स होता था और जो टारगेट्स होता था उसके पूरे स्ट्रेट लाइन पे जो रीजन है उसके जी के कैलकुलेशन करके आते थे स्पाइस, एक कंट्री दूसरे को भेजते, यानी साइंटिफिक स्पाइस कैसे। पर आज के दिन में ऐसे जरूरत नहीं पड़ता बिकॉज़ टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड। ऐसे टेक्नोलॉजी चेंजेस बहुत सारे हुए। मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊंगा। इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा माइका है, जान के हैरान हो जाओगे, बड़ा होगा ना। 1960s में माइका का जबरदस्त डिमांड था और इंडिया वाज लाइक, जैसे आज के दिन में पेट्रोल है ना, उसको सऊदी अरब कंट्रीज के सब अमीर बैठे, तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हम भी माइका के बदौलत जो अमीर बन जाएंगे। कैसे, हम माइका को रिलीज ही नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके माइका माइनिंग करेंगे, सो दैट सप्लाई कम हुआ तो प्राइस ज्यादा होगा। अब रशियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को ऑफर दिया, ये काम करो, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप माइका को जल्दी निकाल नहीं सकते, आप कमा भी नहीं पाओगे, हमें दे दो, हम अपने टेक्नोलॉजी से 10 गुना 20 गुना माइका का माइनिंग करेंगे और आपको रॉयल्टी भी देंगे, पैसे भी कमा लोगे और फायदा भी होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उसके 10 साल के करीब बाद में माइका का ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट का सब्स्टिट्यूट आ चुका। तो इसलिए आज के दिन में इंडिया के जितने भी माइका है सब जमीन के नीचे ऐसे ही पड़ा, ठीक है, इससे कोई यूज नहीं है। चलो खैर, दीस आर ऑल स्निपेट्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स समटाइम्स। बट आज एक्चुअली ना पीएम उस समय तो नेहरू या इंदिरा गांधी में से ही दोनों तो थे उस टाइम, ठीक है ना। बट आज एक्चुअली ना मेरा 2 क्लास है, तो मैं सोचा कि चलो बीच बीच में थोड़ा सा
रिलैक्सेशन कर लेंगे। चलो वेल भव्य आज की वो g/9 कैसे आया? ओह अच्छा मेरे को हाँ मालूम नहीं g/9 का वैल्यू बता दो, बोल रहा कि सॉल्व कर। देखो g/9 के लिए मैंने क्या है इसके बता देता हूं मैं। डेप्थ के लिए g/9 इज इक्वल टू g0 इनटू r/r, ये उसके ठीक है ना, भव्य देख लो। और r इज इक्वल टू क्या होगा r/9, चेक कर लो। और हाइट वाले के लिए क्या यूज किया g0 by 1 plus h by r का होल स्क्वायर, तो उससे सॉल्व करके h is equal to 2r आता है, तो therefore small r is equal to 3r। ये हमने दो सॉल्व किया था, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड नाउ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज सैटेलाइट मोशन के ऊपर, ठीक है, सैटेलाइट मोशन के ऊपर। तो in fact one of the important aspects of this chapter is satellites only, ठीक है। आज के दिन में तो खैर हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुका है। सैटेलाइट जितने भी अर्थ से लॉन्च हुआ है, दे आर मूविंग इन अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट्स। दे आर सपोज्ड टू बी सर्कुलर बट देन बहुत एक्यूरेट हो नहीं पाता, तो अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर। डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द सैटेलाइट्स, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द सैटेलाइट्स, satellites could be equatorial satellites, so this is an equatorial satellite. Satellites could be polar satellite, इसमें बहुत पॉलिटिक्स हुआ है, ये हो गया पोलर सैटेलाइट्स। अब इनके रिक्वायरमेंट समझो। जैसे अगर इक्वेटोरियल सैटेलाइट अगर है तो वो पोल को कभी देख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम व्यू कहां तक होगा, टेंजेंट यहां तक, तो ये टेंजेंट तो हो नहीं पाएगा थोड़ा सा जो भी है। तो यानी क्या मतलब क्या है कि इसके बियॉन्ड उसका व्यू नहीं हो सकता। अगर मैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का भी एस्पेक्ट भी जोड़ दूं तो 8-10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो सकता है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट ना होके थोड़ा सा और आगे, क्यों? वो रेज एग्जैक्टली बेंड ना स्ट्रेट ना जाके थोड़ा बेंड होता है, जैसे पढ़ा हुआ ना तुमने कि सनलाइट इज विजिबल, नहीं वो तो अलग बात है, हाँ वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ एग्जैक्ट हिसाब कि सनलाइट एक्चुअल उसका टाइम जो होता है उससे 2 मिनट एग्जैक्ट बता रहा, सही बता, 2 घंटा नहीं कि 8 बजे वाला सन जो है 6 बजे दिखने लगता है, इतना नहीं, हाँ 2 मिनट का अंतर होता है। यानी अगर मैं टेंजेंट का कैलकुलेशन करूंगा तो उसके हिसाब से जिस समय मुझे सन दिखना चाहिए उससे 2 मिनट पहले दिखता है, और ये उल्टा भी होता है। शाम को भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जिस समय सन विजिबिलिटी से हट जाना चाहिए तो उससे 2 मिनट बाद में हटता है। तो वो चीज अगर अकाउंट में लोगे तो इन दैट केस टेंजेंट से 8-10-20 किलोमीटर आगे कर लो, बस इतना। मुझे एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेशन मालूम है बट वी कैन डू, लेकिन फिर भी पोल तो नहीं कर सकते। तो अगर मान लो एक कंट्री देखो जैसे ग्रीनलैंड है ना, जो एकदम कनाडा का भी नॉर्थ में है, अब ऐसे कंट्रीज तो कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे सैटेलाइट, तो उनको क्या सैटेलाइट जरूरत है? उनको पोलर सैटेलाइट। बट देन यू नो इंटरेस्टिंगली इंडिया ने ज्यादातर पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च किए, उसके पीछे दो रीजन है। पोलर सैटेलाइट्स आर आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के लिए, और ये जान के यू कैन बी वेरी प्राउड कि आज के दिन में क्लाइमेट के जो प्रेडिक्शन होता है, जिसका जो मॉडल है, वो सबसे बढ़िया मॉडल इंडिया ने डेवलप किया मॉनसून के रिस्पेक्ट। उस मॉडल को सीखने के लिए जर्मनी, रशिया, यूएस, जापान, इनसे साइंटिस्ट आते हैं स्पेसिफिकली इंडिया जस्ट टू लर्न दैट मॉडल। तो ऑब्वियसली फ्री में करेंगे हाँ कई लोग फ्री में करते हैं, वैसे बात नहीं। सो द थिंग इज दैट वी हैव डेवलप्ड अ गुड मॉडल बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, और उसके लिए ये भी जान के हैरान हो जाओगे कि इंडिया ने क्या किया। मैंने लास्ट काउंट 43 जानता हूं, बाकी अभी और बढ़ गया होगा आई एम श्योर। 43 जगह मैंने जानता हूं, 43 जगह वर्ल्ड में इंडिया ने सैटेलाइट के वो पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए जहां पे वो डेटा के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उन पॉइंट्स पे सारा डेटा को कलेक्ट करते हैं, और इसके लिए इंडिया को सुपर कंप्यूटर यूज करना पड़ता है उसको एनालाइज करके, कि हर मिनट का डेटा आता है हर सेकंड में, और उस डेटा को पूरा सुपर कंप्यूटर में डाल के एनालाइज करके फिर प्रेडिक्शंस होता है कि आज शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, इस बार मॉनसून अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो सैटेलाइट टुडे इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इंडिया के लिए पोलर सैटेलाइट्स डज मेजर पार्ट ऑफ द जॉब। बट इंडिया पोलर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं दूसरे वजह से, और वो है कि इंडिया का PSLV सुना होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसके एक्यूरेसी रेट इज मोर देन नासा, उसके एक्यूरेसी रेट मोर देन नासा। मतलब नासा अगर 100 सैटेलाइट लॉन्च करता है तो एक दो फेलियर होता है, तो इंडिया का पोलर सैटेलाइट का सिर्फ PSLV और बाकियों में इंडिया का सैटेलाइट वो थोड़ा सा कम वो है एक्यूरेसी,
बट पीएसएलवी का जो सैटेलाइट का वो है लॉन्च का एक्यूरेसी है या सेफ्टी परसेंटेज कह लो, दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। सो दोस आर थिंग्स दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ। नॉट ओनली दैट, जान के हैरान हो जाओगे, फ्रांस, आई मीन टेक्नोलॉजिकली दे आर सुपीरियर, फ्रांस के लगभग आधे से ज्यादा सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कर थ्रू पीएसएलवी, बट वेयर, क्योंकि फ्रांस अगर खुद लॉन्च करेगा उनको 100 रुपए लगेगा, और इंडिया को अगर भेज देते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड करके 40 रुपए में कर देंगे इंडिया में। तो फिर कौन अपना पैसा बचाना नहीं चाहता बताओ। लेकिन एक रेसिप्रोकल चीज भी है, रेसिप्रोकल चीज ये है कि इंडिया के पास इक्वेटोरियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ तो कर पाता, तो इंडिया क्या करता है, अपने जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स होता है वो फ्रांस को दे देता है, और फ्रांस अपना सारा बाकी सारा सैटेलाइट इंडिया को देता है, रेसिप्रोकल बेसिस। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज है, बताऊंगा कभी। अच्छा, तो दिस द पोलर सैटेलाइट, लेकिन एक कंट्री जैसे मान लो जापान, अब जापान देखना ना इक्वेटर की तरफ है ना पोलर की तरफ, समवेयर इन बिटवीन, तो उनको लिए दोनों जगह टेंजेंट हो जाता है। अब देखो क्या होता है कि जितना तुम टेंजेंट के आसपास जाते हो ना, तो सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। यही वाला जैसे इसके साथ इसका जो इंटरेक्शन होगा उसका सिग्नल बहुत स्ट्रांग होगा, इसके साथ इस पॉइंट का जो इंटरेक्शन होगा वो सिग्नल स्ट्रांग होगा, लेकिन इसका इस पॉइंट के साथ और इसका इस पॉइंट के साथ दोनों जगह सिग्नल वीक होगा। तो फिर ये सैटेलाइट दोनों ही जो है सैटेलाइट काम का तो है, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी वाला काम का नहीं होता है। इस वजह से क्या करना पड़ता है, एक और टाइप का सैटेलाइट होता है, दीस आर कॉल्ड एज एंगुलर सैटेलाइट्स, ठीक है। अब मेरा एक सवाल सुनो, मैं सपोज कहता हूं कि भाई मैं जापान हूं और मैं अपने लिए सैटेलाइट लॉन्च करूंगा, कैसे ना, मैं यहां पे हूं तो मैं अपने लिए कैसे सैटेलाइट लॉन्च कर देता हूं, ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला सैटेलाइट के साथ दिक्कत पता क्या है ना, कि वो जापान के ऊपर से बस मुश्किल से थोड़ी देर के लिए निकलता है, और बाकी सारा हम लोग कहते हैं इसको शैडो एरिया। ये वैसे कोई भी सैटेलाइट के साथ प्रॉब्लम है, खास करके छोटे कंट्रीज के साथ। देखो बड़े कंट्री के साथ क्या होता है कि सैटेलाइट एंट्री करता है, काफी एंगल तक कंट्री के लिए विजिबल रहता है, जैसे रशिया वशिया, फिर वो सैटेलाइट गायब हो जाता है, हॉरिजॉन से गायब हो जाता है। पर एक छोटा सा कंट्री है जापान, वो तो बस सैटेलाइट आता है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, यानी मेजर आर्क जो है उसका शैडो रीजन में पड़ता है, तो लाइक उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? वो सैटेलाइट को ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, द सैटेलाइट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बस समझ लो। तो ऐसे केस में मैं कहता हूं ये वाला दे दो तो इसका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और करीब होगा। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? हाँ, मतलब उसका जो लैटिट्यूड है ना, मान लो उसका जापान का लैटिट्यूड सपोज ये है ना, तो मैं कहता हूं कि उस लैटिट्यूड पे ये वाला सेंटर करके अगर सैटेलाइट लॉन्च करोगे तो एक तो सैटेलाइट कंट्री के नियर बाय होगा और ज्यादा आर्क तक विजिबल होगा कंपेयर टू ये वाला, ठीक है ना। तो इस सैटेलाइट के साथ क्या दिक्कत है? भव्य asked about मार्स मिशन, चलो कभी और करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, मार्स मिशन तो खैर थोड़ा अलग ही टेक्नोलॉजी था, वो कुछ कैलकुलेशन आया था ना कि मार्स मिशन का जो कॉस्ट था वो ऑटो से कम था, ऑटो मतलब रिक्शा वाला जो ऑटो वाला, उससे कम कॉस्ट का था। मैं कभी सिखाऊंगा। हाँ, ये वाला तो पोखरान मूवी में दिखाया था। पोखरान पर मार्स वाली मूवी कौन सा चीज? फिर उसकी भी कौन है? नहीं मतलब क्या क्या चीज? पोखरान की स्टोरी बता रहे थे इसमें। हाँ, पोखरान तो अलग है, नहीं क्वेश्चन जो है वो मार्स मिशन का है। एनीवे, इसका जवाब अभी नहीं मिला। ये सैटेलाइट पॉसिबल है या नहीं? ओके देखो, ये सैटेलाइट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट बताऊंगा, इज दैट ऑल सैटेलाइट्स कंपल्सरीली नीड टू हैव देयर सेंटर ऑफ पाथ कोइंसाइडिंग विद दैट ऑफ द अर्थ। इसका सेंटर ऑफ पाथ इज नॉट कोइंसाइडिंग दैट विद दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। यू माइट से क्यों ऐसा कौन सा फरमान जारी कर दिया आपने? वो इसलिए कि देखो अगर मान लो इसका वो ड्रॉ करोगे इसका, तो क्या होगा, सूडो फोर्स बाहर की तरफ, चलो डॉटेड बना दो, हो गया। लेकिन इसका ग्रेविटी फोर्स तो इधर है, तो फिर स्टेबल कैसे हो सकता है? स्टेबल नहीं हो सकता। Therefore, all orbits, whatever the satellite orbit is, अगर अर्थ के अराउंड घूमना है, in that case center has to coincide with that of the center of the earth, इसलिए ये ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब चलो इसको दूसरे एंगल से देखो कि चलो ठीक है, अगर मान लो तो ये जो ग्रेविटी फोर्स है उसका एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, नो इश्यूज, आई हैव नो इश्यूज। पर एक और कंपोनेंट भी तो है, ये कंपोनेंट क्या करेगा, इस सैटेलाइट को देखना नीचे लेके आ जाएगा और अल्टीमेटली देखना इक्वेटर के पास आ जाएगा। तो देखो ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं हो सकता। And I will say the same statement again, कि स्टेबल ऑर्बिट के लिए कोई भी ऑर्बिट का सेंटर
अर्थ के सेंटर के साथ कोइंसिडेंट होना चाहिए। चलो आई हैव एम्फसाइज्ड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। नाउ लेट्स लुक एट द सैटेलाइट मैथमेटिक्स, है ना। तो सैटेलाइट का मैथमेटिक्स क्या है देखो। सर फिर जापान कैसे लॉन्च करेगा सैटेलाइट? हाँ बेटे, सर वो जापान कैसे लॉन्च करेगा सैटेलाइट? नहीं जापान कैसे लॉन्च करेगा मतलब वो सैटेलाइट, देखो मैं एक्चुअली बताता हूं। एक्सेप्ट फॉर रशिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज व्हिच आर अबव ट्रॉपिक्स, जैसे जापान भी एक एग्जांपल है, दे डोंट जनरली लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट्स। क्यों? उसमें एक्यूरेसी, रिस्क फैक्टर और कॉस्ट दोनों ही अगेंस्ट चला जाता है। मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा इसका मतलब क्या है और इसमें क्या पॉलिटिक्स हुआ है वर्ल्ड ओवर, वो भी समझाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये है अर्थ। अगर मान लो कोई भी सैटेलाइट देखते हो तो लेट अस से at some radius r, here radius r small r which is obviously greater than capital R, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv square by r has to be what provided by g capital M small m by r square। तो इससे सैटेलाइट का ये हो गया वेलोसिटी। इस ऑर्बिट, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इस पाथ को हम लोग बोलते हैं एज ऑर्बिट। अब मेरा एक सवाल सुनो, आज तक कभी न्यूज़पेपर में, टीवी में इतने सारे दिन, इतने सारे साल हो गए मतलब सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हो, कभी सुना है दो सैटेलाइट्स के बीच में एक्सीडेंट हो गया? पिक्चर छोड़ दो, पिक्चर में तो बहुत कुछ होता है। कभी भी आज तक सुना है दो सैटेलाइट्स आपस में कोलाइड कर रहे होने वाले थे? ऐसे कभी नहीं हुआ। सैटेलाइट के साथ कोई एस्टेरॉइड अगर आ गया तो वो हो सकता है, वो तो बाहर से आ रहा है। सैटेलाइट्स आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते, या कभी एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? हाँ, वेरी गुड आंसर। एक्चुअली थोड़ा कैजुअली दिया बट एकदम सही आंसर है। क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे एक ही वेलोसिटी चलेगा। देखो कैसे, ये देखो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए तो r फिक्स हो गया, कैपिटल G कैपिटल M वैसे ही फिक्स है। यानी अगर उस सैटेलाइट पे, सॉरी उस ऑर्बिट पे सैटेलाइट लॉन्च करोगे ना, तो अगर 25 सैटेलाइट भी लॉन्च करोगे ना, वो 25 को 25 दिन एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से चलते रहेंगे। यानी बिल्कुल ऐसे ही होगा, यूं चलता रहेगा, बट दे विल नेवर कोलाइड। ठीक है, सो देयरफॉर यू विल नेवर हियर अबाउट एक्सीडेंट्स। एक चांस है, कैसे? मान लो उसी ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट ऐसे लॉन्च करो, दूसरे पे ऐसे, तब तो कोलिजन हो जाएगा, बट ऐसे क्यों करूंगा? कंट्री को कोई वेला पैसा बैठा हुआ तो फिजूल का पैसा थोड़ी बैठा कि भाई लॉन्च कर दो उल्टी डायरेक्शन, ऐसा तो होता है। So therefore there can be collision but there is never. Why? Because all the satellites are launched in the same direction. That's how it is done. Now you might say which direction? Now वो बहुत पहले से कन्वेंशन बना हुआ है, वो अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में प्रेफर करता है। उसके पीछे भी रीजन है, मैं बाद में समझाऊंगा। चलो ठीक है, इससे क्या हुआ ना, वेलोसिटी फिक्स हो गया एट अ पर्टिकुलर रेडियस, तो उस रेडियस पे टाइम पीरियड भी फिक्स हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 pi r by v is equal to 2 pi r by under root of gm by r is equal to 2 pi under root of r cube by gm, यानी t square is proportional to r cube। ये हमने डिराइव वैसे कैसे किया? by using Newton's law of gravitation। है नहीं? कितना टाइम लग गया डिराइव करने में? नहीं तो मैं रुक रुक के बातें कर करके कर रहा था, तो बट अदरवाइज देखा जाए तो क्या होगा, 20-25 सेकंड, 25 सेकंड लगा, क्या होगा, तुम इसको लिखोगे 2 लाइन में, फिर अगले लाइन में 25 सेकंड लगता है, उससे ज्यादा क्या लिखोगे? इंटरेस्टिंगली ये लॉ न्यूटन के बेसिस पे डिराइव किया ना मैंने। इंटरेस्टिंगली न्यूटन से 100 साल पहले केपलर ने यही लॉ दिया, पर उनको लगा था 25 साल। तो क्या कर रहे थे, 25 सेकंड में हो गया, तो इतना टाइम कैसे लग गया? क्योंकि मैं कब की बात कर रहा हूँ, न्यूटन के बर्थ के पहले। तो ऑब्वियसली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो था नहीं, तो उन्होंने कैसे निकाला? उन्होंने प्लैनेटरी चार्ट्स बना बना के पूरा कर्व सेटिंग करके उन्होंने उससे कंक्लूजन किया। मैं कभी और बताऊंगा केपलर के बारे में, तब पता चलेगा। अच्छा, तो एक और आ गया, दिस इज कॉल्ड एज केपलर्स लॉ। केपलर के वन ऑफ द लॉज है, 3 लॉज थे जिसमें से एक है, मैं बात करता हूं। अच्छा, अब एक और लास्ट चीज है, दैट इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट अगर हम अर्थ से लॉन्च करते हैं तो रॉकेट चाहिए होता है, स्पीड से ले जाता है और फिर उसको एक ऑर्बिट में सेट करता है। तो अब मैं बात करूंगा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखना पड़ता है कहां पे लिखना चाहिए, ठीक है ना? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, somebody tell me what should be the energy of satellite? हां, इलेक्ट्रॉन जैसे ही है,
इलेक्ट्रॉन में जैसे एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, वही यहाँ पे भी होगा। तो यानी क्या होगा माइनस GMM/r प्लस हाफ mv², ठीक है। और mv² देखो क्या होगा GMM/r, इससे पता चला यानी इक्वल टू माइनस GMM/r प्लस GMM/2r, यानी टोटल एनर्जी आता है इक्वल टू माइनस ऑफ GMM/2r। ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। इसमें एक कैलकुलेशन बनता है, आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस, मैं फिर भी बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो तो खुद ही देख सकते हो रिलेशनशिप है। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन आता है ना कि एक सैटेलाइट को मुझे इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट तक ले जाना है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमें प्रोवाइड करना है। दैट कैन प्रोवाइड बाय रॉकेट और कोई तरीका तो है ना। चलो नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है, एज आई सेड, ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है। अब जब हम लॉन्च करते हैं ना, तो हम लोग पता है कैसे लॉन्च करते हैं, याद रखना अर्थ खुद भी घूम रहा है ऐसे करके। तो जब हम लॉन्च करते हैं तो रॉकेट ऐसे रहता है और रॉकेट भी ऐसे चल रहा है साथ साथ, जब तक लॉन्च हुआ नहीं। जब लॉन्च होता तो देखा होगा रॉकेट पहले ऊपर जाता है और फिर देखा होगा टेढ़ा हो जाता है। अब टेढ़ा दो तरीके से हो सकता है, अगर अर्थ ऐसे घूम रहा है मान लो, तो टेढ़ा दो तरीके से हो सकता है, ऐसे गया और फिर ऐसे, या तो ऐसे गया और फिर ऐसे। अगर तुम देखते हो तो ये जो रॉकेट है ना, इसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी इस तरफ है, यानी रॉकेट सीधा नहीं जा रहा। अगर तुम अर्थ से थोड़ा हट जाओ तो रॉकेट सीधा नहीं जाएगा, रॉकेट एक्चुअली ऐसे जाएगा। क्यों भाई? उसको तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो अर्थ वाला है वो तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, प्लस वर्टिकल बिकॉज़ ऑफ दैट इंजेक्शन ऑफ गैसेस। तो आप बताओ अगर मान लो उसको उल्टा जाना होगा अर्थ के, तो यानी क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब लॉन्च करते हैं ना, तो अर्थ के ही जो रोटेशन के डायरेक्शन है तो उसी में उसको मोड़ देते हैं। ये अल्टीमेटली तो उसको उस ऑर्बिट पे वो करना है ना, उसको सैटेलाइट को रिलीज करना है। तो वो उससे तरीके जाके फिर अपना हाइट जब एक्वायर कर जाता है, तो वहां पे जब कर्व पे पहुंच जाता है, फिर सैटेलाइट का जो लिंक है रॉकेट के साथ उसको खोल देता है। अब रॉकेट सैटेलाइट जो है अपना चलता रहता है। अब रॉकेट दो तरीके से हो गया, अब तो खैर रीयूजेबल रॉकेट भी बनने लगा है। तो अगर रीयूजेबल है तो दैट केस इट विल कम बैक, और अगर रीयूजेबल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जो है गिर के वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में चल जुल के सब खत्म। दैट्स हाउ इट इज डन। कुछ रॉकेट जो बहुत बड़े होते हैं वो पूरा जल के भी खत्म नहीं होता है, सो दे लैंड ऑन द अर्थ। तो उसका कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं कि दे लैंड ऑन द अर्थ, क्या बोलते हैं, सी पार्ट, वाटर पार्ट, ठीक है। इसे भी देखना पड़ेगा कि मान लो एक सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च कर वो लैंड कर रहे हैं और मान लो अगर किसी पॉपुलेटेड रीजन में गिरे तो कैन बी, है ना, हैवक। चलो एनीवे, ये जो सैटेलाइट एज आई सेड मल्टीपल पर्पस होता है। वन ऑफ द पर्पस ऑफ सैटेलाइट गॉट स्पाई, और इंडिया के पास भी है एक स्पाई सैटेलाइट। अब स्पाई सैटेलाइट का काम क्या है? देखो, स्पाई सैटेलाइट का काम होता है एक पर्टिकुलर जगह पे ऑब्जर्वेशन करना। उसके लिए क्या होता है ना, दो फीचर्स। एक फीचर तो कंपलसरी है, दैट इज व्हाट, कि उसके कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट इज अ कंपलसरी। और एक और चीज है जो कि फेवरेबल होता है, वो क्या, कि अगर वो कंटीन्यूअसली उस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर सकता है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, कि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के साथ मैचिंग करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 24 आवर्स चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये देखो ऐसे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर तुम चाहते हो तो ऐसे में क्या होगा ना, क्योंकि टाइम पीरियड एक रेडियस का फिक्स है, तो यानी उस सैटेलाइट को तुमको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रखना पड़ेगा, और उस ऑर्बिट का इसलिए नाम दिया गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी। उसके जितने भी सैटेलाइट्स होंगे ना, वो देखना अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी, मतलब अर्थ के किसी एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे। यूएस के पास तो मल्टीपल ऐसे सैटेलाइट्स। हाँ, क्या पाकिस्तान में क्या? नहीं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं रखा है, सारे कंट्रीज के ऊपर रखे हुए, इंडिया के ऊपर भी रखा हुआ। इनफैक्ट जब इंडिया ने वो न्यूक्लियर बॉम्ब किया था ना, एक्सप्लोजन, नॉट 74 वाला नहीं, ये 1998 वाला, उस समय यूएस इंटेलिजेंस को बहुत मीडिया ने लताड़ा था कि क्या है, तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि इंडिया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान वाले का तो पूरा कमेंट्री देते थे वो, यूएस वाले, कि अब इनका शाफ्ट आ चुका है, अब ये शाफ्ट के लिए गड्ढा गाड़ रहे हैं, शाफ्ट डल चुका है, शाफ्ट के अंदर आज न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दिया गया है, आज उसका इग्निशन स्टार्ट कर दिया गया, कल इसका बॉम्ब फूटेगा और उस दिन फूटा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का तो पूरा कमेंट्री दे देते थे पूरा
क्योंकि तब तक उनको पता चल गया था कि इंडिया ने ब्लास्ट कर दिया, पाकिस्तान भी करेंगे। लेकिन इंडिया का कैसे छुपाया बताओ? सर वो सैटेलाइट पे शैडो वाला पोर्शन नहीं, सैटेलाइट के शैडो पोर्शन में अगर इंडिया का होता है तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया का बहुत कम सैटेलाइट्स है, स्पाई सैटेलाइट। यूएस के पास तो भरे पड़े हैं स्पाई सैटेलाइट, तो इसलिए हमेशा जो है ना ऑब्जर्वेशन तो है। हां सर वो मूवी में दिखाया वो अलग है, वो अलग पॉइंट है, वो मैं समझ रहा हूं। वो सैटेलाइट्स, देखो स्पाई सैटेलाइट्स आर नॉट नेसेसरीली जियोसिंक्रोनस, बट जियोसिंक्रोनस वुड बी अ गुड स्पाई। तब उन्होंने आइडियल कंडीशन है, दोनों कोई मस्ट कंडीशन नहीं, देखो मतलब कोई मस्ट नहीं, मस्ट कंडीशन है कि उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए। और एक और मैंने क्या बोला कि जियोसिंक्रोनस हो तो अच्छा है, डजंट मीन कि जियोसिंक्रोनस होना जरूरी है, ठीक है ना। बट एनीवे आई विल टेल यू हाउ इट वाज डन। देखो सैटेलाइट एक ऐसी चीज है ना जो कि किसी से छुपा नहीं सकती। दुनिया में जितने भी सैटेलाइट्स है, ये हर कंट्री को हर एक के बारे में नॉलेज है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करने के पहले इंटरनेशनल बॉडी है जिसको बताना पड़ता है कि हम ऐसे एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, उसका पर्पस ये है और हम इस हाइट पे रखना चाहते हैं, आप बताओ मुझे कौन से एंगल पे रखना है, आप बताओ। मतलब वो जो इंटरनेशनल बॉडी, फिर वो देख लेते हैं कि अपने अपने इतने 3000 सैटेलाइट्स है, तो एक नया आएगा तो कहां पे जगह है तो बता देते हैं, तो फिर हमारा रॉकेट क्या करता है उसको उस जगह पे डाल देता है। ये सबका काम है। यानी हमें पता है कि बाकी सैटेलाइट्स कहां पे। इंडियन साइंटिस्ट बैठे एनालाइज करने की कौन से सैटेलाइट कहां पे कौन सी जगह पे विजिबिलिटी है उसका। फिर देखो छोटे छोटे पार्ट्स को तो तुम कहीं पे भी छुपा के लेके चल जाओ, प्रॉब्लम होता है जब बड़े बड़े पार्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है ना, तब दिक्कत हो जाता है, सैटेलाइट से दिख जाता है। खास करके द पार्ट्स व्हिच आर मोर देन 10 मीटर्स इन लेंथ, वो दिखने लगता है, ठीक है ना, बड़े बड़े पार्ट्स हो जाते हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका प्लानिंग ऐसे बनाया, करीब 1.5-2 महीने लगा था। देखो अगर इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में ट्रक में जाओगे तो आज के दिन में 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं लगता, पर इंडिया को 1.5 से 2 महीने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे जंगल झाड़ी बुशेस वगैरह को ढूंढा पहले ज्योग्राफी। और क्या किया, जैसे ये सैटेलाइट मान लो अगर अपने उस पे आ रहा है, मतलब जो नॉन शैडो रीजन, मतलब उसका एक टर्म भी है, चलो मैं बोल रहा हूं, तो मतलब जहां पे विजिबल रीजन है, तो उस समय क्या करते हैं वो जंगल के नीचे उसको रखते हैं। जैसे वो सैटेलाइट चला गया तो पता चला ठीक 10 मिनट का गैप है, तो उन्होंने पहले से मैप कर लिया था कि ये जंगल तो यहाँ पे हो गया, अगला वाला झाड़ी वहां पे है, तो फट से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे वहीं पे रोक। फिर तब तक दूसरा सैटेलाइट आ गया, उसको तो नजर नहीं आया कि वो तो जंगल के नीचे है, झाड़ियों के नीचे है, बुशेस के अंदर है। फिर उनको पता है कि इसके 12 मिनट बाद एक बार आना होगा, तो 12 मिनट के बाद कौन सा वो है वो करके फटाफट वहां पहुंचा के, फिर तो करीब 1.5-2 महीने लगा था उसको सिर्फ शैफ्ट्स को पहुंचाने, और शैफ्ट से दिख जाता है। बाकी छोटे छोटे पार्ट्स तो कोई भी जीप में पहुंचा दो, गाड़ी में पहुंचा दो, बस के अंदर पहुंचा दो, पता नहीं चलेगा। बड़े पार्ट्स को इस तरह छुपा छुपा के ले गया, तभी इंडिया जो है सक्सेसफुली विदाउट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड नोइंग जो है उसको सीक्रेटली लॉन्च तो नहीं बोलूंगा, ब्लास्ट कराया था। ठीक है, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि t इक्वल टू 24 आवर्स हो जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज जियोस्टेशनरी, ठीक है ना। अब 24 आवर्स करने के लिए एक पर्टिकुलर रेडियस पे डालना पड़ता है, वो रेडियस होता है अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, ये ऑर्बिट बहुत दूर है, ठीक है ना। अब तुम बोलो दूर क्या होता है, इंडिया तो मार्स को पहुंचा दिया था। देखो मार्स को पहुंचाना और यहाँ पहुंचाना में फर्क है। मार्स को पता है कैसे पहुंचाया था इंडिया ने, स्लिंग शॉट अप्रोच से पहुंचाया, कि वो ऐसे गोल घूमते 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 वो करते हैं ना हम लोग, ऐसे करते 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 ऐसे छोड़ देते हैं, इसलिए उसका नाम स्लिंग शॉट अप्रोच बोला जाता है। तो इंडिया ने भी लगभग वही टेक्नोलॉजी अपनाई कि वो ऐसे करते करते फिर सडनली बूस्टर रिकॉर्ड से फेंक दिया, और फिर जब मार्स के पास पहुंच गया फिर दोबारा रॉकेट को अपने कंट्रोल में करके उसको फिर उसके ऑर्बिट में डाला। दैट वाज व्हाट इंडिया डिड। और इंडिया का क्रेडिट ये था कि एक तो वर्ल्ड के फर्स्ट कंट्री था जो कि पहले अटेम्प्ट में बिना फेलियर के लॉन्च कराया, रीच किए थे मार्स, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट चीपेस्ट। तो एक्चुअली उन्होंने पता क्या किया था, उसका बजट दिया गया था आई थिंक शायद 400 करोड़। अब 400 करोड़ को डिवाइड कर लो बाय द नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है ना, मार्स तक जो भी लाखों किलोमीटर है, ठीक है ना, तो उसका कॉस्ट आई थिंक शायद 8 या 8.5 रुपए आता है, ठीक है ना, व्हिच इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ ऑटो। तो इंडिया ने हाईलाइट ये दिया था कि इंडिया ने जो मार्स का मिशन है ऑटो से भी कम किराए में जो है लॉन्च किया। चलो खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे स्लिंग शॉट नहीं चल सकता। यहाँ पे तुमने फेंक दिया, वो चला गया, फिर वहां जाके देखेंगे नहीं चल सकता। यहाँ पे बिल्कुल डेडिकेटेड रॉकेट को वहां पहुंचाना होता है। अनफॉर्चुनेटली इसका टेक्नोलॉजी अभी भी इंडिया को मास्टरी नहीं हुआ, ठीक है।
जान के हैरान हो जाओगे, जब मैं कॉलेज में था उस समय रशिया टूट गया था और एकदम बिल्कुल भिखारी जैसा हालत था। बोरिस येल्सिन प्राइम मिनिस्टर था और गोर्बाचेव उसके पहले रिजाइन दे दिया था कि मेरे से संबंध नहीं रहा, मैं तो जा रहा हूँ। तो बोरिस येल्सिन बिल्कुल आधा पागल इंसान, ठीक है ना, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उससे भी नहीं संभल रहा था। तो रशिया वाज टोटली अंडर यूएस कंट्रोल। अब इन द मीनवाइल कि वो रशिया को डेस्परेटली पैसे चाहिए, तो रशिया ने इंडिया के साथ एक ट्रीटी बनाई कि हम आपको जीएसएलवी का, जो कि जीएसएलवी मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जीएसएलवी। अब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी आज भी इंडिया अच्छे से मास्टरी नहीं कर रहा है। अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ चुका है लेकिन वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब वर्ल्ड के मार्केट को कब्जा करने लायक टेक्नोलॉजी नहीं। ये वर्ल्ड के मार्केट तो ये भी देखना कि मैं सैटेलाइट बनाऊंगा, इसका रॉकेट अनसेफ है, मतलब बीच रास्ते में मेरा सैटेलाइट को उड़ा देगा, फिर मुझे 6 महीने लगेगा सैटेलाइट बनाने में, तो सेफ्टी चाहता है। तो इसलिए इंडिया को जो उसका मार्केट का अभी तक वो नहीं मिला है। बट पीएसएलवी इंडिया का मैंने बोला कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब छोटे से लेकर बड़े कंट्रीज जिनके पास उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी वो भी इंडिया से लॉन्च करते हैं। मैंने फ्रांस का एग्जांपल लिया था, रशिया, जर्मनी भी, यूएस भी अब करने लगे। गूगल ने भी तो एक सैटेलाइट लॉन्च करा ना इंडिया से रिसेंटली, आई थिंक लास्ट ईयर या उसके पहले। खैर, तो जीएस से जब मैं कॉलेज में था, जीएसएलवी का टेक्नोलॉजी प्लस 3 रॉकेट्स बने 3 और टेक्नोलॉजी रशिया तैयार हो गया इंडिया को देने के लिए, पैसे वैसे का डील भी सब। लेकिन तब तक इंडिया ने पीएसएलवी का मार्केट काफी हद तक कब्जा किया था। पीएसएलवी का मार्केट उसके पहले किसके पास था? यूएस के पास था। अब वो आधे से ज्यादा इंडिया ने ले लिया क्योंकि सस्ते में लॉन्च कर रहा, सेफली लॉन्च कर, और क्या चाहिए। तो सारा मार्केट यूएस से हटके अब इंडिया में आने लगा। चलो, अब यूएस ने देखा कि अगर ये जीएसएलवी आ जाएगा इसके पास, जीएसएलवी का कॉस्ट पीएसएलवी से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, एक सैटेलाइट लॉन्च का। तो ये तो ये वाला बड़ा वाला जो मार्केट वो भी लेके जाएगा कुछ दिन बाद। तो यूएस ने रशिया को पूरा धमकी दिया कि देखो तुम्हारा जो इकोनॉमी है उसका सारा डॉलर हम ही दे रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ये तो मैं अपने दादागिरी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, बट दिस वाज मोर और लेस व्हाट वाज सेड। इसलिए तुम इंडिया को ये जीएसएलवी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, अगर दोगे तो हम अपना एड खींच लेंगे, हम आपको एड नहीं देंगे, तो आपका इकोनॉमी वैसे ही कोलैप्स हो चुका है। तो रशिया तो वो हो गया कि भाई हम क्या करें। तो रशिया ने फिर यूएस को दोबारा बोला कि भाई देखो आप अब मना कर रहे हो, हमारा डील तो हो चुका 6-7 महीने पहले, हमारा तो एक रॉकेट भी रेडी हो चुका है, हम तो भेजने वाले हैं बस। तो फिर जब ये चीज यूएस के सेनेट में पहुंचा, मतलब जो उनका पार्लियामेंट है, जो व्हाइट हाउस है, तो उन्होंने एक स्पेशल बिल निकाला कि चलो ठीक है, क्योंकि एक बन चुका, तो सिर्फ एक रॉकेट जो बना है अभी हमारे पास, क्योंकि अगर तुम दे ही दोगे तो किसको दोगे, तो खराब हो जाएगा, वो रॉकेट दे देना, टेक्नोलॉजी नहीं दे पाओ। तो सिर्फ तुम्हारा इंजीनियर जाएगा, इंडिया का इंजीनियर उस लॉन्च में नहीं मौजूद रहेगा, सिर्फ सैटेलाइट वेटेलाइट जो भी होगा वो अटैच करने के टाइम इंडिया रहेगा, तुम्हारा इंजीनियर जाएगा उस सैटेलाइट को लॉन्च करके फिर वापस आएगा, इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं दे पाओ। तो कितना दादागिरी था एक जमाने में, और रशिया ने मान भी गया। तो वो जो रॉकेट उन्होंने बनाए थे ऑलरेडी, तो वो इंडिया को दे दिए, और जो है इंडिया ने लॉन्च किया। लॉन्च करने के टाइम उनको मौजूद होने का परमिशन नहीं था, तो लॉन्च रशियन लोगों ने किया, 2-4 इंडियंस भी थे, तो टेक्नोलॉजी नहीं देने दिया, और तब से इंडिया लगा हुआ टेक्नोलॉजी के पीछे। बट ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इंडिया को टाइम लग गया, लेकिन इंडिया ने अब बना लिया अपना। लेकिन अभी वो मार्केट में रेपुटेशन नहीं है, उसके लिए फिर और टाइम लगेगा, उसके लिए फिर इंडिया को खुद के सैटेलाइट्स और 8-10 लॉन्च करने पड़ेंगे, तब जाके मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। बट आई एम श्योर 5 to 10 इयर्स बाद इंडिया देखना जैसे पीएसएलवी का मार्केट कैप्चर किया था, जीएसएलवी का भी करेगा, क्योंकि ये एक ऐसे एरिया इंटरेस्टिंगली जहां पे इंडिया चाइना से भी कम कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर समहाउ, आई डोंट नो क्या रीजन है, ठीक है ना, so we can be proud of that। चलो एनीवे, तो ये हो गया 42,000 किलोमीटर, जिसका जो हाइट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर के आसपास है, यानी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, हमने क्या बोला, ये सैटेलाइट्स होते हैं सारे सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग एकदम एग्जैक्टली सर्कुलर तो शायद नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत एक एलिप्टिकल टच रहता है। इसके पीछे रीजन है, रीजन इज दैट नेचुरल ऑर्बिट्स आर ऑल एलिप्टिकल। नेचुरल ऑर्बिट्स मतलब जैसे अर्थ हो गया अराउंड द सन, मून अराउंड द अर्थ, जुपिटर अराउंड द सन, यूरेनस अराउंड द सन, मर्क्यूरी अराउंड सन के अराउंड जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, ये सारे एलिप्टिकल ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आना चाहता हूं इन द नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट, एंड दैट इज, वैसे सैटेलाइट का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और मैथमेटिक्स है, मैं पहले थ्योरी खत्म कर देता हूं। अब आना चाहता हूं मैं केपलर्स लॉ पे।
इंटरेस्टिंगली केपलर वाज नॉट अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। अगर उनका मैथमेटिकल स्किल्स जितना उनका था अगर उससे 25-30% भी ज्यादा हुआ होता तो शायद आज के दिन में ही वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट एवर साइंटिस्ट। अब ये क्या चक्कर है? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो बोल रहा था कि 25 सेकंड में तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सैटेलाइट के टाइम पीरियड तक पहुंच सकते हो। तो देखो अगर एक इक्वेशन को तुम a से b से c से d से e कर सकते हो, क्या इसका उल्टा नहीं कर सकते? थोड़ा सोच के देखो। पर उल्टा जाने के लिए थोड़ा सा स्किल ज्यादा चाहिए। एक इक्वेशन को फॉरवर्ड मूव कराना आसान होता है, उसको रिवर्स मूव कराना इज लिटिल बिट ऑफ कंजेक्चर, गेसवर्क, मैथमेटिकल स्किल्स, विजुअलाइजेशन, बहुत कुछ है। तो जरा सोचो कि अगर टाइम पीरियड का अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद कुछ करके हम लोग टाइम पीरियड तक पहुंच सकते हैं, तो अगर रिवर्स जर्नी कर दो तो टाइम पीरियड से मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहुंच सकता हूं। तो न्यूटन के 100 साल पहले अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ होता और बीच में हमने mv स्क्वायर पे आके यूज किया, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह सब मैकेनिक्स भी आ गया, यानी सब कुछ तो फिर केपलर के नाम पे हो जाता। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलग-अलग साइंटिस्ट के और उसके नाम से ये गैलीलियो ने किया, इसने किया, उसने किया, आज सारा कुछ केपलर के नाम से हो सकता था। बट अनफॉर्चूनेटली क्या है ना, केपलर वाज अ पैशनेट एस्ट्रोनॉमर, बस उनका स्किल उतना ही था। कितना पैशनेट में इस बात पे तुमको पता चलेगा इज दैट फ्रॉम हिज यंग एज टिल हिज ऑलमोस्ट डेथ, वो ऑलमोस्ट समझ लो कि रात को कभी सोए ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरे रात भर। कितना पैशनेट इंसान है, पूरे रात भर वो क्या करते थे ना, कुछ नेकेड आई से और कुछ टेलीस्कोप जो भी उस समय का अवेलेबल था, उस समय जो है सारा स्टार के वो देखते थे, प्लैनेट स्टार के पोजीशंस एवरीडे देखते थे। और इमेजिन करो एक इंसान कितना डेडिकेटेड हो सकता है, एवरीडे उसका चार्ट बनाते थे और फिर उन चार्ट्स को स्टडी करते थे कि 25 साल पहले ये स्टार यहाँ पे था या मून यहाँ पे था, है ना, 10 साल पहले यहाँ पे था, 5 साल पहले यहाँ पे, 1 साल पहले कल यहाँ पे था। तो इससे उन्होंने ट्रेजेक्टरी सबका देखा कि जो भी उस समय में विजिबल होते थे, मतलब मून हो गया, है ना, या डिफरेंट जो तीन प्लैनेट्स विजिबल है उनको, या टेलीस्कोप से जो भी दिखता है, सबका उन्होंने देखा एक कॉमन फीचर है क्या, अच्छा सबके टाइम पीरियड देखना, कहीं का 200 साल है, कहीं को 300 साल है, कहीं का 20 साल है, तो इतना तो उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब चार्ट की ट्रेजेक्टरी देखा कि कोई इतना है तो कोई उतना है, उतने में उन्होंने अंदाजा लगा लिया, एक होता है ना कर्व ट्रेसिंग करके, कि ये सारे एलिप्टिकल पाथ। So the first law of Kepler was that all planets, वैसे तो केपलर ने जो लॉ दिया ना वो यूनिवर्सल है, लेकिन ये चीज उनको भी नहीं पता, उन्होंने इसलिए नाम दिया था प्लैनेटरी लॉज, क्योंकि उन्होंने मेनली प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करके लॉज बनाए। बट वो जो लॉज है इंटरेस्टिंगली वो प्लैनेट नहीं है, वो यूनिवर्सल है, हर जगह। इसलिए मैं सिर्फ केपलर्स लॉ लिख रहा हूं, मैं केपलर्स प्लैनेटरी लॉ नहीं, कि वो सब जगह वैलिड है। फर्स्ट लॉ इज दैट ऑल ऑर्बिट्स are elliptical. ये क्या फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट पॉइंट है, पर इसके अंदर एक फीचर है क्या, तो देखो ये होता है एलिप्स, है ना, ये होता है इसका माइनर एक्सिस और ये होता है मेजर एक्सिस, ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस, ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस, बताइए, है ना, मैं लिख देता हूं सेमी मेजर एक्सिस। कोई क्वेश्चन है इसमें? ओहो ब्लर हो गया, अच्छा देहम has asked कि ये gmm/2r क्या है? नहीं, gmm/2r एक तो काइनेटिक एनर्जी था और माइनस gmm/2r टोटल एनर्जी भी था। एक्चुअली वो क्वेश्चन पहले था बट मैंने अब देखा, ठीक है ना, अच्छा अब क्लियर हो गया, चलो ठीक। हाँ तो ये सेमी मेजर एक्सिस और ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस। प्लैनेट्स के जो 2 पॉइंट्स होता है वो इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्या बोलते हैं, फोकस के जो 2 पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन दोनों फोकस में से एक फोकस में रहेगा हेवी पार्टिकल। मैं सन नहीं बोल रहा हूं, वैसे तो केपलर ने तो सन बोला था, बट मैं सन नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं हेवी पार्टिकल, मतलब जो सेंटर पे रहता है और जिसके अराउंड सैटेलाइट घूमते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेवी पार्टिकल, चलो सन लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी फोकस, इस पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सैटेलाइट जब मूव करता है जैसे एलिप्टिकल पाथ में, तो जो नियरेस्ट पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एज
पेरी हेलियन। ये कैसे आया बताता हूं। पेरी ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है नियर, और हेलियोस का मतलब होता है सन, तो मिला के पेरी हेलियन, ठीक है। और जो फारदेस्ट पॉइंट होता है इसको बोला जाता है एपहेलियन, और उनके जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं पेरीजी और एपोजी। तो दो शब्द यूज किया जाता है। पेरिहेलियन का जो डिस्टेंस है वो हो गया पेरीजी, और इधर का हो गया एपोजी, ठीक है। या तो एक ये वाला आ गया और एक ये। अब देखो ये जो स्पीड होगा ना, और जो रेडियस वेक्टर है ये हमेशा एंगल बनाएगा, और वो एंगल सिर्फ दो पॉइंट पे 90 डिग्री होगा, बाकी जगह एंगल वेरी करेगा। दो पॉइंट पे 90 डिग्री कांस्टेंट, एक यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे सबसे कम वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, और दोनों जगह 90 डिग्री। बाकी हर जगह पे वेलोसिटी इन्हीं दोनों के बीच में होगा, और एंगल अलग होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर देखते हो तो ये वेलोसिटी है और ये उसका रेडियस वेक्टर है, तो देखो एंगल 90 डिग्री, थीटा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। दैट्स हाउ द ऑर्बिट्स आर अकॉर्डिंग टू केपलर। ओके, एलिप्टिकल ऑर्बिट फोकस पे हेवी पार्टिकल रहेगा यानी सन, उनके हिसाब से, और पेरिजी एपोजी वगैरह। अब ये सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का क्या रोल है ये मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा। दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। इंटरेस्टिंगली केपलर किसी भी लॉ का कोई प्रूफ नहीं दिए थे, उन्होंने सिर्फ अपने चार्ट्स के बदौलत लॉ सारे बनाए। प्रूफ तो अल्टीमेटली न्यूटन्स लॉ और ऑर्बिट प्रिंसिपल से ही होता है। मैं प्रूफ सारा दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो सारा तो नहीं दे पाऊंगा, एक नहीं दे पाऊंगा, एक का तो सिर्फ स्टेटमेंट ही दूंगा, क्योंकि वो ना पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व एक लॉ, बाकी सॉल्व होता है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ हो गया, हाँ हो रहा है, बस लॉ लिख देता हूं। सेकंड लॉ क्या है देखो, सेकंड लॉ इज लाइक दिस कि अगर तुम देखोगे यहां पे, और एक काम करो, जैसे मान लो सैटेलाइट अभी यहां पे, थोड़ी देर बाद उसका पॉइंट नोट करो, उसके थोड़ी देर बाद, उतना ही देर बाद डेल्टा टी, उतना ही डेल्टा टी बाद और नोट करो, उतना ही डेल्टा टी बाद और नोट कर लो, उतना ही डेल्टा टी बाद और नोट कर लो। देखा जाता है इन सारे सेक्शंस का एरियाज बराबर। तो उन्होंने इस लॉ को स्टेटमेंट में ये बोले थे that the area subtended, ठीक है ना, the area curved out of each section will be equal in equal intervals of time, यानी all areas would be equal in equal intervals of time, ठीक है। Now that was his second law. ये लेकिन प्रूव होता है, ये मैं प्रूव कराऊंगा, ठीक है ना। But as I said, there will be another one.